हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो नीट 2026 का जो है शेड्यूल आउट हो चुका है। एमसीसी की साइट पे आपको नीट का जो है शेड्यूल, स्टेट काउंसलिंग और ऑल इंडिया काउंसलिंग दोनों का जो है शेड्यूल जो है एमसीसी ने जारी कर दिया है। और इस वीडियो में मैं खासकर ये बताऊंगा कि क्या अदर स्टेट का कोई स्टूडेंट नीट के स्टेट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकता है, दूसरे स्टेट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकता है कि नहीं। तो इसका जवाब है हाँ, कर सकता है, पर कुछ कंडीशंस हैं जो कि मतलब कुछ कंडीशंस और कुछ लिमिटेशंस होती हैं उस स्टेट की। अगर वो रूल्स फॉलो हो रहा है तो आप अदर स्टेट की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हो। ठीक है, ये पूरा लिस्ट में बताऊंगा किस किस स्टेट में आप जो है, अगर अदर स्टेट की भी काउंसलिंग में बैठ रहे हो तो वो कौन कौन से स्टेट हैं जहां पे आप मतलब काउंसलिंग में बैठ सकते हो। तो इस वीडियो को एंड तक देखना, सारे क्वेश्चंस के आंसर इस पर्टिकुलर वीडियो में मिल जाएगा। अगर बात करते हैं एमबीबीएस की क्लोजिंग रैंक क्या जाती है सारी कैटेगरी के लिए, तो एक बार इस फटाक से देख लेते हैं। जनरल कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हो तो मान के चलो कि आपको ऑल इंडिया काउंसलिंग में 26 से 27,000 रैंक के बीच अगर आपकी आई है तो आपको एमबीबीएस गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा। अगर आपकी 26,000 से लेके 1,40,000 आई है, हर स्टेट के लिए आपका वेरी कर सकता है, पर एक जनरल जो है आप 26,000 से लेके 1,40,000 के बीच में आपकी रैंक है तो आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज आप स्टेट के अंदर एमबीबीएस मिल सकता है। जैसे अगर यूपी से है तो 26,000 रैंक पे मिल जाएगा, तेलंगाना के अंदर 1,40,000 तक मिल जाता है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। अगर बात करें ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए तो उन इनकी जाती है 30,000 से लेके 32,000 तक। अगर आपकी रैंक आई है तो आपको ऑल इंडिया काउंसलिंग में एमबीबीएस सीट मिल जाएगी। अगर स्टेट काउंसलिंग में जाते हैं तो 30,000 से लेके 1,60,000 तक आपकी अगर रैंक आई है तो आपको एमबीबीएस कॉलेज मिल सकता है। ठीक है, बात करते हैं ओबीसी कैटेगरी के लिए तो 36,000 से लेके 36,000 से लेके 47,000 तक अगर रैंक आई आपकी तो आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल सकता है ऑल इंडिया काउंसलिंग में। स्टे राउंड तक वेट करना पड़ सकता है। स्टे राउंड थोड़ा रिस्की रहता है। इस स्टे राउंड के लिए मैंने एक पर्टिकुलर वीडियो बनाया है। नीचे यहाँ पे आई बटन पे आप क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हो, और उसमें मैंने पूरा स्टे राउंड किस तरीके से होता है, उसके क्या प्रोज एंड कॉन्स है, मैंने डिस्कस किया हुआ है। अगर बात करें, अगर आप अदर स्टेट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हो तो ओबीसी कैटेगरी से 36,000 से लेके 2,20,000 रैंक आई है तो आपको स्टेट काउंसलिंग में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल सकता है एमबीबीएस के लिए। एससी कैटेगरी की बात करें तो 1,35,000 से लेके 1,40,000 के बीच में आपको ऑल इंडिया काउंसलिंग में मिल सकता है एमबीबीएस की सीट। स्टेट काउंसलिंग में बात करें तो 1,35,000 से लेके 5 लाख रैंक तक आपको सीट मिल सकती है। ठीक है, एसटी कैटेगरी के लिए बात करें तो 1,60,000 से लेके 1,65,000 तक आपको एमबीबीएस की सीट मिल सकती है। और यही स्टेट काउंसलिंग में बात करें तो 1,60,000 से लेके 7 लाख रैंक तक भी आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में एमबीबीएस मिल सकता है। ये जो मैंने स्टेट काउंसलिंग का जो आपको 30,000 से लेके 1 लाख बताया, ये अलग-अलग स्टेट का अलग-अलग हो सकता है। तो उसको आप इस टेबल से समझ सकते हैं। ये मैंने जनरल कैटेगरी के लिए, अगर आप जिस भी डोमिसाइल से हैं, अगर सपोज़ आप तेलंगाना से हैं, तो आपकी जो है अगर इतनी रैंक आई है 1,40,000 के अंदर, तो आपको मान के चलिए कोई ना कोई लास्ट राउंड तक आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा। अगर आपका डोमिसाइल त्रिपुरा का है, तो 1,10,000 तक आपको एमबीबीएस मिल जाएगा। आपका डोमिसाइल मणिपुर का है, तो 1,05,000 तक मिल जाएगा। अगर आपका डोमिसाइल असम का है, तो 90,000 तक आपको मिल जाएगा। जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी की इससे ऊपर भी जा सकती है। तो इस तरीके से ये जितने स्टेट्स हैं, अगर आप इन स्टेट की डोमिसाइल को होल्ड करते हो, तो ये सारे आपकी क्लोजिंग रैंक मैंने अप्रॉक्स बता दिया है कि इतने क्लोजिंग रैंक तक आपको एमबीबीएस की सीट मिल सकती है। अगर आप बॉर्डर लाइन पे आपकी रैंक आ रखी है, जिस सपोज आप हरियाणा से हो और आपकी 31,000 या 32,000 रैंक आ रखी है, ठीक है, जनरल कैटेगरी से, तो आपके चांसेस हैं कि आपको कॉलेज मिल भी सकता है, एमबीबीएस सीट मिल भी सकती है और नहीं भी मिल सकती है। तो ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है कि आपकी चॉइस फिलिंग किस तरीके से की हुई है। ठीक है, ठीक है, चॉइसेस आपने किस तरीके से फिल कर रखे हैं, वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और लास्ट राउंड में आपको जो स्टे वैकेंसी राउंड होता है, उसमें आपका जो राउंड 3 का जो चॉइस फिलिंग है, उसी के बेसिस पे आपका स्टे वैकेंसी राउंड में आपका चॉइसेस फिल रहती है। उसमें चॉइस चेंज करने का ऑप्शन नहीं मिलता है। हो सकता है इस बार चेंजेस करने को मिल जाए। चॉइस फिलिंग जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका रोल प्ले करेगा आपको एमबीबीएस सीट दिलाने में। तो इसी चीज़ को हम ध्यान में रखते हुए हर साल जो है एक्सपर्ट मेडिकल काउंसलिंग प्रोग्राम रन करते हैं, जिसमें हमारे एक्सपर्ट काउंसलर आपकी प्रोफाइल की डिटेल एनालिसिस करते हैं। आपकी रैंक कितनी है, ये कैटेगरी कौन-सी है, आपका डोमिसाइल कौन-सा है, एलिजिबिलिटी क्या है आपकी, ठीक है? तो और अगर अदर स्टेट में भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हो तो क्या एलिजिबिलिटी है कि नहीं, आपके पास कोटा कौन-कौन सा है? तो ये सारी चीज़ की प्रोफाइल की एनालिसिस करने के बाद एक डिटेल्ड कॉलेज रिपोर्ट तैयार की जाती है। कॉलेज रिपोर्ट तैयार होने के बाद जितने भी आपके डाउट होते हैं, वन टू वन सेशन से उसको कैटर किया जाता है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, आपका जो चॉइस फिलिंग है, वो आपका हेडेक नहीं रहता है, वो सारी की सारी चॉइस फिलिंग और सीट ऑर्डरिंग
हमारी टीम हैंडल करती है, स्ट्रैटेजिकली आपकी चॉइस फिलिंग की जाती है। आपका कोई हेडेक नहीं होता, आप कनेक्ट हो जाते हो ऑनलाइन वन टू वन कॉल पे और सारी चॉइस फिलिंग एक्सपर्ट्स आपके जो है आपके बिहाफ पे हमारी टीम हैंडल करती है कि किस तरीके से चॉइस फिलिंग करनी है। एक्सपर्ट काउंसलिंग प्रोग्राम हम 2000 जो है 17 से रन कर रहे हैं और कुछ रिजल्ट रहे हैं। व्हाट्सएप पे हमसे कनेक्ट होते हैं, काउंसलर से बात करते हैं, कॉल पे भी बात कर सकते हो और एट द एंड आपको सितंबर अक्टूबर तक आपके हाथ में एक अलॉटमेंट लेटर मिल जाता है। अगर आप एक्सपर्ट काउंसलिंग प्रोग्राम इनरोल करना चाहते हैं, उस प्रोग्राम पेड है, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, ठीक है? तो अगर आप पर्सनलाइज़ काउंसलर के साथ अपनी काउंसलिंग को प्रोसीड करते हैं, तो आपके अगर 1% भी चांस बन रहे हैं आपको एमबीबीएस, बीडीएस, नर्सिंग, आयुष किसी में भी कुछ भी चांसेस हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिलने की, तो एक्सपर्ट काउंसलर आपकी काउंसलिंग करके वो पॉसिबिलिटीज़ को रियलिटी में बदल देता है, ठीक है? तो आप एक बार काउंसलर से ज़रूर कंसल्ट करिए, बात करने के बाद ही आप पेड काउंसलिंग में एनरोल करिए। व्हाट्सएप पे बात कर सकते हैं या कॉल भी कर सकते हैं काउंसलर से और अपनी काउंसलिंग करवा सकते हैं, ठीक है? तो आते हैं अपने टॉपिक पे वापस। अगर एमसीसी नीट काउंसलिंग की शेड्यूल की बात करें तो राउंड 1 आपका शुरू हो रहा है 5 तारीख से रजिस्ट्रेशन शुरू होगा और 12 अगस्त तक चलेगा। 5 अगस्त से लेके 12 अगस्त तक आपका रजिस्ट्रेशन चलेगा और 6 से लेकर 13 अगस्त के बीच में आपकी चॉइस फिलिंग भी शुरू हो जाएगी, ठीक है? और रिजल्ट आ जाएगा पहले राउंड का आपका 17 अगस्त और उसके बाद रिपोर्टिंग आपको 18 से लेके 22 तारीख तक आपको रिपोर्टिंग भी देनी होगी। जो सपोज आपके राउंड 1 में कोई भी कॉलेज जो मिला हुआ है उसकी रिपोर्टिंग देनी होगी। अगर आपको सपोज अगर राउंड 2 के लिए जाना है तो वहाँ पे फ्रीज एंड फ्लोट का ऑप्शन होगा। तो आप जो है फ्लोट पे आप जो क्लिक कर लोगे तो आप अपग्रेडेशन के लिए राउंड 2 के लिए चले जाओगे। राउंड 2 में दोबारा आपको चॉइस फिलिंग करने का मौका दिया जाएगा। अगर आपने राउंड 1 में पार्टिसिपेट नहीं किया तो दोबारा आप राउंड 2 के लिए रजिस्ट्रेशन और पेमेंट वगैरह कर सकते हो। तो इसकी जो टाइमलाइन है कि 25 अगस्त से लेके 29 अगस्त तक आप जो है इसका रजिस्ट्रेशन करा सकते हो, ठीक है? 25 से लेके 30 अगस्त तक आपकी चॉइस फिलिंग होगी राउंड 2 के लिए और 2 सितंबर को आपको राउंड 2 का रिजल्ट आ जाएगा। रिजल्ट आने के बाद 3 से लेके 8 सितंबर तक आपको रिपोर्टिंग देनी होगी, जो भी आपको कॉलेज मिला हुआ है, ठीक है? फिर नेक्स्ट यहाँ पे भी आपको फ्रीज़ फ्लोट का ऑप्शन होगा, अगर फ्लोट कर देते हो तो आप ये जाओगे अगले राउंड में आप चले जाओगे। अगर आपने पहले राउंड या दूसरे राउंड में पार्टिसिपेट नहीं किया तो इस राउंड में फिर से आप फ्रेश रजिस्ट्रेशन करके आप अपनी काउंसलिंग को यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो और यहाँ पे भी आपको चॉइस फिलिंग का मौका दिया जाएगा। तो 11 सितंबर से लेके 15 सितंबर तक रजिस्ट्रेशन शुरू होगा। 11 सितंबर से 16 सितंबर तक आपकी चॉइस फिलिंग भी शुरू हो जाएगी। मतलब चॉइस फिलिंग जो है आपको चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। 18 सितंबर को आपका रिजल्ट आ जाएगा और 19 से लेके 26 सितंबर तक आपको रिपोर्टिंग देनी होगी, जो भी आपको कॉलेज अलॉट हुआ है। जो सीटें खाली रह जाती हैं, उन पे काउंसलिंग होती है स्टे वैकेंसी राउंड में। तो स्टे वैकेंसी राउंड जो है, अगर आपको कोई सीट अलॉट नहीं हुआ इन तीनों राउंड में, तो आप यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हो। अगर आपको यहाँ पे राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 में किसी में सीट मिल गया, तब आप स्टे वैकेंसी राउंड में नहीं जा सकते, ठीक है? स्टे वैकेंसी राउंड आपका शुरू हो रहा है 28 सितंबर से लेके 30 सितंबर के बीच में आपका शुरू हो जाएगा, ठीक है? 28 सितंबर से 30 सितंबर के बीच में आपकी चॉइस फिलिंग भी होगी और 3 अक्टूबर को आपको फाइनल रिजल्ट आ जाएगा कि आपका किस में अलॉटमेंट आया, ठीक है? और 4 से लेके 10 अक्टूबर के बीच में आपको रिपोर्टिंग करनी होगी फिजिकली अपने जो भी अलॉटेड कॉलेज मिला हुआ है। अगर आप बात करें कि क्या अदर स्टेट का बच्चा दूसरे स्टेट में काउंसलिंग करा सकता है? अगर आपको अदर स्टेट की काउंसलिंग करानी है तो आप ऑल इंडिया कोटा के थ्रू ही आप अदर स्टेट काउंसलिंग में बैठ सकते हो, जो कि 15% सीटों पे काउंसलिंग होती है एमसीसी की। बट कुछ स्टेट हैं जैसे दिल्ली, कर्नाटका, यूपी, पुडुचेरी, चंडीगढ़, इनमें कुछ लिमिटेशंस हैं कि अदर स्टेट कैंडिडेट भी अलाउड किए जाते हैं। अब वो कंडीशंस क्या हैं? पहले हम बात करते हैं दिल्ली की। अगर बच्चा 11th या 12th जो है दिल्ली स्कूल से किया और उसका डोमिसाइल जो है यूपी का है, तो वो अलाउड है दिल्ली में काउंसलिंग करवाने के लिए, ठीक है? कर्नाटका की बात करें तो कर्नाटका में भी अदर स्टेट के बच्चे अलाउड है, बट लोकल कैंडिडेट हो तो आप यहाँ पे जो है कर्नाटका की काउंसलिंग में बैठ सकते हो। अच्छा, यहाँ प्राइवेट कॉलेजेस की सीट के लिए जो है आपका सेपरेट एलिजिबिलिटी मांगता है, जो कि आप कर्नाटका के कई रूल्स में जो भी लिखा है वो पढ़ के उससे आपको आइडिया लग जाएगा कर्नाटका में अदर स्टेट वाले बच्चे किस तरीके से पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यूपी की अगर बात करें तो यूपी में जनरली जो डोमिसाइल रूल है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज या डिफेंस पर्सनल हैं, तो कुछ नोटिफाइड कैटेगरीज के बच्चे एलिजिबल हैं अपना काउंसलिंग देने के लिए। मतलब यूपी के अंदर काउंसलिंग दे सकते हैं अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर डिफेंस पर्सनल हैं। तो कुछ कैटेगरीज के बच्चे लाइक ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी या किसी पर्टिकुलर कैटेगरी के बच्चे अदर स्टेट से होते हुए भी आप यूपी के अंदर जो है काउंसलिंग में बैठ सकते हो। पुडुचेरी की बात करें तो गवर्नमेंट कोटा अधिकतर पुडुचेरी रेजिडेंट्स के लिए ही होता है, ठीक है? जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं। कुछ माइनॉरिटी या एनआरआई मैनेजमेंट कैटेगरीज के रूल जो हैं अलग होते हैं, लेकिन गवर्नमेंट कोटा जनरली ओपन रहता है, ठीक है? तो अगर आप जो है पास गवर्नमेंट का कोटा है, आप काउंसलिंग में बैठ सकते हो। चंडीगढ़ की बात करें तो अगर आपने 12th 10th और 12th
चंडीगढ़ से पढ़ाई की है या पेरेंट जो है रेसिडेंट हैं चंडीगढ़ के या सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट में है या चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन में है, ठीक है? और आपका डोमिसाइल दूसरे स्टेट का है और अगर आप डिफेंस कैटेगरी से हैं, तो भी आप चंडीगढ़ के अंदर काउंसलिंग पार्टिसिपेट कर सकते हो, ठीक है? तो ये कंडीशंस हो अगर आपके फुलफिल हो रहे हैं, तो आप अदर स्टेट से होते हुए भी आप स्टेट काउंसलिंग में भी पार्टिसिपेट कर सकते हो इन जगह, ठीक है? बाकी डिटेल में जो है आपकी प्रोफाइल की जब एनालिसिस एक्सपर्ट काउंसलर करते हैं, तो वो आपको बता देंगे कि आपको किस स्टेट में एलिजिबिलिटी है आपकी कि आप स्टेट काउंसलिंग में बैठ सकते हो, आपके स्टेट के अलावा। तो अगर आप एक्सपर्ट काउंसलर से कनेक्ट करते हैं और काउंसलिंग प्रोग्राम एनरोल करते हैं, तो आपकी 100% चांसेस हैं कि आपके एमबीबीएस और बीडीएस के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस आराम से मिल सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। अगर कोई भी डाउट हो नीचे कमेंट सेक्शन में जो है कमेंट कर देना, मैं रिप्लाई कर दूँगा या फिर नेक्स्ट वीडियो में उस टॉपिक को कवर कर दूँगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।